गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सैफ अली जामियन और आपका ऑनलाइन एजुकेटर। आज की जो सीरीज़ है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ेंगे। और जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसके दो रीज़न है। पहला ये कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। मिसाल के तौर पर आपका एलएलबी 3 ईयर का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ लीगल का सेक्शन आता है, जैसे मानू है, या इसके अलावा आपका जामिया है, जामिया के अलावा जामिया 5 ईयर लॉ में, या फिर एएमयू है, एएमयू में जो आपका 5 ईयर लॉ बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर, या फिर आपका जो एनएलयू उड़ीसा है, एनएलयू उड़ीसा के अंदर जो 3 ईयर का लॉ है वहाँ लीगल का सेक्शन आता है। तो जहाँ-जहाँ लीगल का सेक्शन आता है, वहाँ-वहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सारे सारे क्वेश्चन जो है आपके इनडायरेक्टली आएँगे। हम लोग पहले बेसिक कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ एक वीडियो के अंदर, और उसको कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद जो है, जब मैं आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपका लीगल का सेक्शन, खास तौर पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आता है, वो सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसमें आपको कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 आपके सही होंगे। आप इस बात के लिए कम से कम बेफ़िक्र हो जाएँगे, ठीक है? बाकी के लिए फ़िक्र करना है क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि भैया कब आया था फ़ोर्स में, तो 1 सितंबर 1872 में आया था, तब से लेके अब तक चल रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। जो पीसीएस जे वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था 2019 से पहले, लेकिन अब अप्लाई होता है, तो ये भी कोई ख़ास बात नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इन्होंने जो बताया है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अच्छा, मैं ना जब आपको पढ़ाऊँगा तो 2 बातों का ख़ास ख़्याल रखूँगा। पहली बात ये कि आपको वो एग्ज़ाम्पल बहुत कम दूँगा जो किताबों में मिलते हैं, क्योंकि किताबें, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आप अगर किताबी कीड़े हों या जो है किताबों से बहुत ज़्यादा किताबी लवर हो, बुक लवर हो, मेरी बात का बुरा मत मानिए। किताबों के अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फॉर्मल एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। तो जब जो फॉर्मल एग्ज़ाम्पल हैं, फॉर्मल इलस्ट्रेशंस हैं, तो जब आप उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, उसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो, तो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट सही से अच्छे से समझ जाए, तो पहले मैं आपको दूँगा पूरा देसी एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मतलब आपकी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल का एग्ज़ाम्पल। उसके बाद फिर हम फॉर्मल एग्ज़ाम्पल पर जाएँगे। तो पहले मैं आपकी समझ को समझाने के लिए या आपकी समझ तक बातों को उतारने के लिए, क्योंकि ज़ीरो से शुरू करना बहुत अच्छा होता है। तो मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा, इधर-उधर के एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जब चीज़ें जैसे ही समझ में आएँगी ना, तो आपको एक फॉर्मल एग्ज़ाम्पल दे दूँगा ताकि वो हमेशा याद रहे, ओके? चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ज़रा समझिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है या एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट मान लीजिए कि आपकी दीदी हैं, आप जो है तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ की। तो आपकी दीदी जो है वो ऑलरेडी लॉयर हैं या किसी अच्छे डिपार्टमेंट में, वो कहती है कि बेटा सैफ, अगर तूने एंट्रेंस क्वालीफाई कर लिया ना, तो तुझे मैं नई बाइक दिलाऊँगी। आप बड़े खुश हैं, बोले यार नई बाइक मिलेगी, ठीक है। अब अच्छा, ये एग्रीमेंट हो गया है, आपने दीदी से कहा, दीदी ने आपसे कहा, बोले बात हो गई है, ठीक है। तो क्या ये एग्रीमेंट हो गया है या क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? अब आप कहेंगे सर इन्होंने मुझसे कहा, मैंने इनसे कहा, बात पक्की हो गई है। अब मान लीजिए कि आप जो है सिलेक्शन हो गया आपका। सिलेक्शन होने के बाद आप कोर्ट पहुँच जाते हैं, कोर्ट पहुँचने के बाद कहते हैं कि माय लॉर्ड, ये मेरी दीदी हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको जो है एक बाइक दिलाऊँगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सर मेरा सिलेक्शन तो हो गया, मुझे बाइक नहीं दिला रही हैं। तो क्या अपनी बाइक के लिए या सिलेक्शन के लिए उन्होंने, जो दीदी थी तुम्हारी, जो यूँ ही कहा था उन्होंने, या तुमको तसल्ली देने के लिए कहा था, ये माँ-बाप कई मर्तबा तसल्ली देते भी हैं। तो अगर वो तसल्ली देने के लिए कहा था या ऐसे ही कहा था, तो क्या उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? कोर्ट के दरवाज़े पर जाकर के दस्तक दे सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके पास इस बात का राइट है? तो यही तो है, बस इतनी बात को समझ लेना है आपको। ये दीदी वाला एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से याद रखिए और चीज़ों को समझिए। तो जब कोई आदमी, 2 आदमी
या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो किसी बात पर एग्री हो जाएँ, लेन-देन पर एग्री हो जाएँ, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कि आपकी दीदी ने आपसे कहा कि अगर तू एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लेगा, तो मैं तुझको बाइक दिलाऊँगी, ठीक है? तो दोनों की सहमति हो गई, दोनों का कंसेंट हो गया, लेकिन ये तो रिश्तों की बातें थी ना, ये तो सोशल बातें थी। ये तो आपको ऐसा नहीं ना कि भई नहीं करना ही करना था, ठीक है? ऐसे आपकी मम्मी भी आपसे कहती हैं, जब आप छोटे थे कि बेटा जा चप्पल पहन कर के आ, साथ में लेकर के चलूँगी। लेकिन हमेशा ऐसे हुआ है कि आप चप्पल पहनने गए हैं, मम्मी वहाँ मिली नहीं है। अब आप कल को कोर्ट पहुँच जाओ कि जज साहब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे जो है मार्केट लेकर के चलूँगी या घूमने लेकर के चलूँगी, लेकिन मैं जैसे ही गई, जज साहब मेरी मम्मी भाग गई, बताओ। मेरी मम्मी ने मेरे साथ जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे साथ जो है धोखा कर दिया है, तो वो सारी बातें नहीं होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट का साफ-सीधा सा मतलब एग्रीमेंट का साफ-सीधा सा मतलब ये है, एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ़। एग्रीमेंट का साफ-सीधा सा मतलब ये है कि जब 2 लोग एक बात पर सहमत हो जाएँ तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। ये दीदी वाला एग्ज़ाम्पल लो आप, ठीक है? अच्छा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा भैया? तो जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब हुआ? सर इंग्लिश हार्ड हो रही है, सर समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ बेटा। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसके लिए ये चाहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट लेकर के पहुंच जाऊंगा, ये नीयत तुम्हारे दिल में पहले से हो। अच्छा ये कैसे? अब दीदी को छोड़ो, दीदी की जगह किसी और को ले लो। आपने कहा कि आप मान लीजिए मेरे यहाँ कोचिंग लेने आए और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी सारी फीस वापस हो जाएगी और आप मुझसे कोर्स लो, ठीक है? इस टाइप का अगर मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, अब आप और मैं 2 अलग-अलग पार्टी हो गई, तो आपके दिमाग में ये तो है ना कि भई अगर इसने ऐसा नहीं किया तो भई सैफ को मैं कोर्ट में घसीट के लेकर के आ जाऊँगा। तो अगर नीयत है कि हाँ भाई ये लॉ के ज़रिए या कोर्ट के ज़रिए मैं इसको इन्फोर्स करा सकता हूँ, तब उसको कहेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फ़र्क क्या है? सिर्फ़ एक फ़र्क है, एग्रीमेंट वो होता है जिसकी मतलब जिसमें आपकी नियत ना हो कि भाई इनको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना है, और कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। बात समझ में आई? आई? नहीं आई? नहीं आई तो मेरे को बोलना, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि एग्रीमेंट हो, दोनों आपस में सहमत हो जाएं, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये कि नीयत है भाई तुम्हारी कि भैया इसको मतलब कोर्ट में जा करके आप बाद में करा लो, लॉ की कहीं ना कहीं नीयत है, तो उसको आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आए। अब एग्जाम्पल देते हैं, किताबी एग्जाम्पल दे दीजिए, देख लीजिए। ए एग्री टू सेल बाइक टू बी फॉर 50K, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि भैया ए जो है आदमी है, ठीक है, वो एग्री हो जाता है कि भैया वो अपनी बाइक को सेल करेगा बी को। तो मान लीजिए कि ए ने बी को बाइक सेल की और कहा कि भाई 50,000 रुपए में मुझे बाइक सेल कर लो, तो वो बाइक सेल करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लीजिए ये बाइक की जगह कह दे कि भैया मैं तुझे जो है, मतलब माफ़ कीजिएगा, गांजा सेल कर रहा हूँ या फिर इस टाइप की ड्रग सेल कर रहा हूँ, तो भाई उसे तो आप सेल ही नहीं कर सकते ना। क्यों सेल नहीं कर सकते? क्योंकि भैया उसके लिए मतलब वो सेल ही नहीं की जा सकती है, वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता है, ठीक है? या फिर मान लीजिए कि ये वाइफ होती या फिर ये हस्बैंड होता या भाई बहन होते और सेल करने की बात नहीं होती, मतलब मैं यूं ही तुझे प्यार में दे दूंगा, तो प्यार के चक्कर में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। वो सोशली चीजें हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एग्रीमेंट जरूर होगा, और एग्रीमेंट को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, ओके? वरना हर दिन मम्मी आपसे कहती है बेटा ट्यूशन से आ, 50 रुपये तुझे दूंगी, और मेरे ख्याल से 30 दिनों में मुश्किल से 5 दिन वो पैसे मिलते हैं, क्योंकि मिले मुझे भी नहीं है। आगे देखिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जरा ध्यान दीजिए, समझिए। सबसे पहला ये कि कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड है, अच्छा एक बात और,
यहाँ तक आए हो ना, तो इस बात को भी सुनो और समझो। इसको मैं करूँगा 2 भाग में। पहला तो ये कि आपको कहीं से एक पूरा कॉन्सेप्ट दे दूँगा, समझा दूँगा। उसके बाद जाऊँगा सारे सेक्शंस पर और सेक्शन बाय समझाऊँगा 1 से लेकर के 35 तक। सारे सेक्शन आपको समझाऊँगा और एक-एक सेक्शन आपकी समझ में आएगा और हर एक पे आप गौर-व-फ़िक्र करेंगे, ठीक है? और उसमें सारे सेक्शन पे एक-एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, ओके? तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर ऑफर का मतलब आप कहें किसी से जा करके कि भैया मैं ये बाइक आपको सेल कर रहा हूँ 50,000 रुपये में, ठीक है? या मैं ये बाइक सेल करना चाहता हूँ, या मैं ये पेन जो है 7,500 रुपये में, एप्पल वाले मुझसे कहें कि ये पेन जो है 7,500 रुपये में आपको सेल करना चाहता हूँ। तो ये 7,500 रुपये में मैं एप्पल वाले मुझे सेल कर रहे हैं, तो ये मुझे ऑफर दे रहे हैं ना, मुझसे कह रहे हैं कि भाई हम सेल कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हैं, इसे नहीं खरीदना चाहते। फिर एक्सेप्टेंस क्या? मैं कहूँ कि हाँ भैया मैं भी इसे खरीद रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कई मर्तबा ना बोलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका एक्शन बता देता है। अब उन्होंने मुझसे कहा बोले ये 8,500 का है, मैंने कहा ठीक है लाओ पेमेंट कर देता हूँ मैं। हो गया ना? तो ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। उसने मुझसे कीमत बता करके ऑफर बता दिया और मैंने उससे कहा कि लाओ दे दो, बात खत्म हो गई। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसके अंदर हो ऑफर और जिसके अंदर हो एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब किसी को कहना, ऑफर देना, और एक्सेप्टेंस का मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? ये वो वाला नहीं है जिसकी तरफ आपका ज़हन जा रहा है, ठीक है? आगे देखिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये जो है ना एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लीगल रिलेशन, वो मम्मी वाली बात नहीं चलेगी कि बेटा चप्पल पहन करके आओ, चल रहे हैं बाहर, वो वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पर। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात होगी कि अगर लीगल रिलेशन बनाने की नीयत आपके दिल में है, इंटेंशन है, तो भैया वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, वरना नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है? लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन, ये कंसीडरेशन क्या है? सर आप कह रहे थे कि लॉ की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, फिर आप जो है लॉ की लैंग्वेज लेकर के आइए, बताइए ऐसे कौन धोखा करता है? धोखा नहीं कर रहा हूँ बेटा, समझाता हूँ। कंसीडरेशन का मतलब ये हुआ कि वो जो कीमत है, जो अब पीछे एग्जांपल दिया था ना कि उन्होंने मुझे ऑफर दे करके कहा 7,500 रुपये में है ये, तो वो 7,500 क्या है? वो 7,500 ही तो कंसीडरेशन है। तो वो जो बीच में अमाउंट है ना, जो कीमत है, उसी को तो कंसीडरेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। तो कंसीडरेशन क्या है? वो कीमत जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कीमत जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ, उसी को बोलते हैं कंसीडरेशन, और वो लॉफुल होना चाहिए। बोले सर एक तो बड़ी मुश्किल से कंसीडरेशन समझ में आया था, अब आप जो है ये लॉफुल भी लेकर के आए, बताइए क्या होता है लॉफुल? तो बेटा लॉफुल ये होता है कि मान लीजिए कि 7,500 रुपये का ये है, अगर वो मुझसे कह दे कि ये पेन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरा गांजा रखा हुआ है वो दिल्ली तक पहुंचाना होगा, तो भैया वो जो कंसिडरेशन वो मुझसे ले रहा है ना गांजा पहुंचाने की, वो इलीगल है, नहीं कर सकता मैं। तो कंसिडरेशन जो है लॉफुल ही होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। वो मुझसे कहे कि भाई कच्ची शराब है, कहीं और से बनी हुई है, आप इसको वहां से वहां पहुंचा दीजिए, ठीक है? या मेरी गर्लफ्रेंड से वो बातें कर रहा है, उसको आप मार दीजिए, इसके बदले में आपको पेन दे दूंगा, या फिर इस टाइप की अगर कोई चीजें होती हैं, तो वो लॉफुल नहीं है ना, वो इलीगल है, अनलॉफुल है। तो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, देखिए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज हैं या कहिए जो दो लोग हैं, वो कैपेबल भी हैं या नहीं है, देशी भाषा में बोलूं, वो कर सकते हैं, उनकी औकात भी है करने की या नहीं है? आप कहेंगे सर ये कहाँ से बात आ गई, बताइए, आप औकात की बातें कर रहे हैं एक टीचर हो करके। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब ये हुआ कि वो पार्टी कैपेबल भी है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम चाहिए आपकी 18 साल की उम्र। अगर 18 साल की उम्र नहीं होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? या फिर इसके अलावा जो है आप जो है पागल ना हो, बेवकूफ ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि दिमागी ना हो, बिल्कुल जो है नीलवटे सन्नाटा वाला मसला हो, ऐसा ना हो। आप एक साउंड माइंड के आदमी हो। साउंड माइंड का मतलब
अक्लमंद आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपका व्यक्तित्व सही हो। ऐसा नहीं कि आप भी गए थे, कुछ बोल करके भूल गए, अरे! अब तो दवाई खाएँगे तो याद आएगा, ऐसा सब ना हो, ठीक है? तो कैपेबल आप होने चाहिए, तो दोनों पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उनका कैपेबल होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। सर ये क्या बवाल लेकर के आए हैं आप फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि भैया मान लीजिए तमंचा था, ला करके सर पे रख दिया और कहा कि अपनी गाड़ी सेल कर वरना गोली मार दूँगा। आप मजबूर हैं, गाड़ी लेकर के आए थे 1.5 लाख की, उसे 1500 में देनी पड़ रही है या 15,000 में देनी पड़ रही है। तो भई वो तमंचा रखा हुआ है ना, वो कल को ये कहे नहीं तुमने तो एग्रीमेंट किया था, नहीं तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमने तो अब जो है ऑफर दिया था, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया था। अरे भैया किया था, हम मानते हैं, लेकिन फ्री कंसेंट थोड़ी था, हमने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी किया था। आपने वो जो तमंचा लगा रखा था 315 का हमारे दिमाग पे, हमें उसका डर था, तो हमने तो डर के चक्कर में किया ना। या एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अ, आपकी जो है शादी हो गई मान लीजिए, वैसे हरकतें ऐसी हैं कि जल्दी होगी नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपकी तसल्ली के लिए आपकी शादी हो गई है और आपके जीजा साहब जो हैं, बीवी ऐसे आँख करके देख रही है कि अगर मेरे जीजा से तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो भूल जाइए तुझे खाना मिलेगा, खाने में ज़हर बना दूँगी और सीमा बन जाऊँगी। इस टाइप का कुछ है, ठीक है? तो अगर इस तरह का कुछ हो गया ये आप इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, तो इस तरह आप इन्फ्लुएंस में आकर के जब भी कुछ करेंगे, तो आपका फ्री कंसेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगा, जब तक आपकी राय खुद की राय नहीं होगी, जब तक आप सोच समझ करके चीज़ों को नहीं करेंगे, तब तक फ्री कंसेंट नहीं होगा, ओके? मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। सर कहेंगे ये लॉफुल क्या है? फिर आप लेकर के आ गए हैं बताइए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि गांजा वाला, तो गांजा के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना या कच्ची शराब के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना या ड्रग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये तो अनलॉफुल है ना। ये तो लॉफुल है ही नहीं क्योंकि ड्रग्स हैं या फिर गांजा है या इस टाइप की और चीज़ें हैं या कच्ची शराब है, तो इनको खरीदना, बेचना, सारे काम करना ये सब जो है इल्लीगल है, सब अनलॉफुल है। तो इसके लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी इल्लीगल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अब मान लीजिए कि आपने कहा था कि मुझे गांजा ला करके दो, मैं गांजा पीना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब आप वो केस लेकर के मान लीजिए आप में कोई डिस्प्यूट हो गया और 1 लाख रुपए नहीं मिले, आप कोर्ट लेकर के पहुँच गए, सर इससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे गांजा देगा, गांजे के बदले में मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। तो कोर्ट आपसे कहेगा कि बेटा इधर आओ, पहले 4 तबाड़ लगाएगा और 6 महीने के लिए बेल भी नहीं होगी, अंदर डाल देगा और कहेगा कि बेटा जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करना जो है इनलीगल था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना इसलिए इनलीगल था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है और आपने लॉफुल ऑब्जेक्ट का ख्याल ही नहीं रखा है। बात समझ में आई? आ रही है? क्या सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग है तो मैं आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ? समझ पा रहा हूँ बेटा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बता देना, ठीक है? सैफ अली जामियन करके जो है मेरी आईडी होगी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ जाकर के मैसेज कर देना। अच्छा ये देख लेना सैफ अली जामियन ही हो, कुछ और ना हो। वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपकी हर क्वेरी दूर करने की कोशिश करूँगा, ओके? सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए सर धोखा करते हैं आप, बताइए पहले कहा था कि कुछ नहीं आएगा, फिर सारा लॉ ही पढ़ा रहे हैं आप। देखिए ऐसा थोड़ी होता है। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो चीज़ें सर्टन होनी चाहिए और उसको परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी गर्लफ्रेंड से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं तुझे मतलब मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूँगी अगर तू चाँद तोड़ लाए मेरे लिए। या वो एक गाना है ना मेरा क्या है, मेरा महबूब हँस रहा है बारिश की जाए, बादलों से गुज़ारिश सर मेरे को याद नहीं है, मतलब ऐसे मैंने सुना था। तो भाई बादलों से गुज़ारिश कर रहा है, पॉसिबल इम्पॉसिबल है? बोले और इसी तरह के और भी है ना कि थोड़ा-सा मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैं गाने बहुत ज़्यादा नहीं सुनता हूँ। मतलब हैं इस तरह के गाने कि सितारों को तोड़ लाऊँगा, चाँद को मोड़ दूँगा। तो ये सब क्या है, बेवकूफ़ है, कुछ कोई है सेंस है इन सब बातों का? कुछ है? कहीं से कहीं तक कुछ तक कुछ नहीं है। तो क्या इसी बात पे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि भैया
मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा। तो जो आप सितारे तोड़ करके लेकर के आ रहे हो, ला सकते हो, है औकात, कैपेबल हो, कर सकते हो, परफॉर्म करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगर इसी चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो, अगर इस चीज पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कर ही नहीं सकते ना भाई, क्योंकि उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। और जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी ये है कि उसको परफॉर्म करना पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो, पॉसिबिलिटी हो परफॉर्म करने की, ठीक है, और वो सर्टन हो। मान लीजिए कि आप कह दें कि आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, इसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। तो ये कुछ क्या है, सम कुछ क्या है, कुछ से काम नहीं चलेगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा क्या देंगे। आप ये कह दें कि भैया कुछ दूंगा, अब बदले में आपने जो है हक हक कर लिया, उसे गले लगा लिया, बोले यही दूंगा, क्या है ये? कुछ है, कोई सेंस है? तो चीजों का सर्टन होना, स्टेट पूरा वाजे होना, ठीक है, और उसको परफॉर्म करना अगर पॉसिबल है तभी ये चीजें होंगी, ओके, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक बार फिर से इसका करा देता हूं भैया रिवीजन, क्योंकि भैया अगर नहीं समझोगे तो फिर चीजें हो सकती हैं थोड़ी सी दिक्कत में आ जाए, ठीक है। दोबारा से इसका करा देता हूँ मैं रिवीजन, एक बार देखिएगा। अच्छा, अगली वाली जो हो सकता है अगर टाइम मिला तो इसी में, वरना जो है अगली वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं एक पूरा सेक्शन वाइज 1 से लेकर के 35 तक पूरा आपको समझा दूंगा, ओके। तो देखिए इसका रिवीजन कीजिए, मैं याद करा देता हूँ आपको। सबसे पहले 10 इनसे 1 2 3 4 5 6 7 7 एसेंशियल दिए। क्या क्या एसेंशियल है? पहला क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन। चौथा है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। पांचवा है फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट और सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इधर देखो, देख लिया? इधर देखो, अब इसको रटो। आप कहोगे सर रटना नहीं चाहिए, पापा ने मना किया था, आपने भी मना किया था पहले, आप फिर रटवा रहे हो। रटो, किसी ने कुछ भी कहा तो उसके बाद भी रटो। सर रटना अच्छा नहीं लगता है, बहुत पहले बचपन में रटा था, उसके बाद रटना छोड़ दिया है, फिर भी रटो, रटना जरूरी है, यहाँ पर रटना जरूरी है। सर रटा नहीं जाता है, फिर भी रटो। रटोगे तभी काम चलेगा, नहीं रटोगे काम नहीं चलेगा। इसको अभी रट लो ताकि चीजें बाद में बहुत आसान, बहुत क्लियर हो जाए। ऑफर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब कि ऑफर का होना जरूरी है, इंटेंशन का होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कैपेबल पार्टी का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, सर्टेनिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ, मतलब पॉसिबल परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब कि जो परफॉर्मेंस है उसको करना पॉसिबल होना चाहिए। कुल मिलाकर के 7 बातें हैं। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा है कैपेसिटी ऑफ पार्टी, पांचवा है फ्री कंसेंट, छठा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और सातवां है आपका सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये सातों चीजें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं जरूरी, तो आपको याद करनी भी है जरूरी। रट्टा मार लो, अगर वीडियो देख रहे हो 2 मिनट के लिए पॉज कर लो और अपनी कॉपी में लिख करके एक बार इसका रट्टा मार दो। 2-3 बार रट्टा मार दोगे ना तो फिर आगे चीजें समझ में आने लगेंगी। आप कहोगे सर कभी कभी आप जो है ना रट्टे पे भी तो जोर देते हो, जरूरी है। आपको पता है कई मरतबा रटना जरूरी होता है, रटना बुरी चीज नहीं है। रट लोगे चीजें बहुत आगे तक याद रहेंगी, कम से कम 1-1.5 महीने तक याद रहेंगी, फिर बार बार कॉन्सेप्ट में आएंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब देखिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर, ऑफर का मतलब भैया क्या हुआ, जरा समझाइए ऑफर का होता है। समझाते हैं बेटा। ऑफर का मतलब ये हुआ कि भैया आप जो ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर के अंदर या तो आप कुछ करने के लिए कहते हैं या कुछ करने से रोकने के लिए कहते हैं, ठीक है। कुछ करने के लिए कहते हैं या कुछ करने से रोकने के लिए ऑफर हो सकता है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है गार्ड हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी को अंदर ना आने दें, तो कुछ कर रहे हैं, और कुछ करने मतलब कुछ करने के लिए आपने कहा, और फिर कुछ रोकने के लिए भी आपने कहा है, ठीक है। या फिर आपने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है, ठीक है। या मान लीजिए कि आपने बांध वाले से, जो बांध होता है नदियों के ऊपर, उससे कहा है कि आपको कुछ करना नहीं है, कुछ ना करने के आपको पैसे दे रहा हूँ, कि मतलब आपको वो बांध खोलना नहीं है, क्योंकि आप बांध खोल देंगे तो मेरे खेतों में ज्यादा पानी चला जाएगा, तो कुछ ना करने के भी आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है।
तो कुछ करने के लिए और कुछ करने से रोकने के लिए ये ऑफर होता है आमतौर पे, ठीक है। या फिर आप कहिए कि व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस। और जब आपका जब एक्सेप्टेंस कबूल हो जाए, ठीक है, जब एक्सेप्टेंस को कोई मान ले रहा है तो फिर वो प्रॉमिस बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मान लिया कि हाँ मैं अपनी कार आपको सेल कर रहा हूँ और मैं उसको 50,000 की खरीद रहा हूँ, तो 50,000 को जो मैंने ये कहा कि हाँ मैं खरीद रहा हूँ, इसके बदले में आपको 50,000 दूंगा, तो फिर वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। ये देखिए, ए से आई विल सेल कार फॉर 3 लाख, बी से आई एक्सेप्ट। तो ये आई एक्सेप्ट कहना ये क्या है? ये क्या है? यही तो एक्सेप्टेंस है। रूल्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड अनकंडीशनल रिवोकेबल बिफोर एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेटेड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या कि जो ऑफर है, तो ऑफर को आप एक्सेप्ट तभी करेंगे जब ऑफर के बारे में आपको पता चला हो या ऑफर वो आपके लिए हो, ठीक है। और वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन उस पर ना लगा दी जाए जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो, ठीक है। और अगर कोई भी ऑफर है, अगर वो एक्सेप्ट करने से पहले खत्म हो गया तो ऑफर खत्म हो गया, अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऑफर चलाया 30 तारीख तक और बाद में 5 तारीख के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भाई 5 दिन पहले ही वो खत्म हो चुका है। अगर वो 5 दिन पहले ही खत्म हो तो कैसे कर लोगे? मिसाल के तौर पर के अमेजोन पे डील चली थी या फिर कोई बाइक की सेल चल रही थी कि भैया बाइक जो है 30 तारीख तक 1,60,000 की है और उसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अब आप जो है 30 तारीख के बाद 5 दिन निकल गए, 5 तारीख को आप बाइक खरीदने गए और जा करके कहते हैं कि भैया नेताजी ऐसा है कि हमें बाइक दो और हमें 1,60,000 की दो, क्योंकि आपने ऑफर 1,60,000 का चलाया था। तो आप उस वक्त 1,60,000 का क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो 30 अक्टूबर तक था, वो तो 30 तारीख ही तक था, है ना। तो अगर 30 तारीख ही तक था तो फिर आप कैसे कर सकते हो? फिर आप नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसका ऑफर सिर्फ 30 तारीख तक ही था, ठीक है। अब देखिए कंसीडरेशन क्या है। समथिंग फॉर वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन पार्टी। तो वही वैल्यू अमाउंट, उसी को आप कंसीडरेशन कहते हैं, ठीक है। यहां मैं सेक्शन पे जोर नहीं दे रहा, आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बाई सेक्शन पढ़ाऊंगा। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसीडरेशन का मतलब होना चाहिए, कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, कुछ आपका बेनिफिट कुछ मेरा बेनिफिट, दोनों को मिल बांट के खाना चाहिए, ये होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल सा है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ए सेल हिज फोन टू बी फॉर 10K वैलिड कंसीडरेशन। अब मान लीजिए कि वो सेल कर रहा है, पैसे हैं ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, तो एक का तो मोबाइल चला गया, दूसरे के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। तो दूसरे के पास भी कुछ होना चाहिए, ठीक है भाई। एक्सेप्शंस, लव अफेक्शन पास्ट वॉलंटरी सर्विस टाइम बेयर्ड डेप्थ। मान लीजिए कि अब कुछ नया आने वाला है ना, लव अफेक्शन। मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है और उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि एग्रीमेंट करा लिया कि भाई मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ लेकिन बदले में मैं तुझे अपनी मेरी जो कोठी है 1 करोड़ वाली, 1 करोड़ की तो आमतौर पर कोठी आती नहीं है, 10 करोड़ वाली जो कोठी है वो तुझे दूंगा। और आपने उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया है और उस पर कोर्ट का स्टंप लगा हुआ है, तो उस सूरत में आपको देना पड़ेगा। अब वो प्यार के बदले है या फिर आपका अट्रैक्शन है उसके बदले है, आपका रिलेशन है उसके बदले है, लेकिन आपने अगर रजिस्टर कर लिया है और आपके दिमाग में ये नीयत है, इंटेंशन है कि हमें एक लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, तो अगर आपके अंदर ये इंटेंशन है, ये आपका इंटेंट है, तो उस सूरत में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन कई मर्तबा ऐसी भी हो सकती है, ओके। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेबल वाली बात आ गई यहाँ पर। पार्टीज मस्ट बी मेजर ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मैंने ऑलरेडी समझाया है, यहाँ और देख लो। मेजर होनी चाहिए, 18 साल की भैया उम्र होनी चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैड पर्सन नहीं होने चाहिए,
एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, आप इलिजिबल भी होने चाहिए बाय लॉ, कोई लॉ आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता हो। ठीक है, माइनर एग्रीमेंट इज वाइड अब इनिशियो। अब इनिशियो मैंने आपको लीगल जो वेब मैगजीन्स आपको पढ़ाई थी उसमें बताया था। अब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। तो माइनर का जो एग्रीमेंट होगा वो भैया होगा वॉइड, है ही नहीं, खत्म है, रद्द है, शुरू ही नहीं हुआ कभी वो एग्रीमेंट। ठीक है, ए जो कि माइनर है, बच्चा है, मान लीजिए 10-12 साल 15 साल का, बोरो 500 नॉट इन्फोर्सेबल। तो भैया माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो मेजर का होना जरूरी है, उसके लिए बड़ा होना जरूरी है। जो 18 साल के होंगे वो दिल दिल में हंस रहे होंगे, बोले सर पहली मर्तबा एहसास हुआ है कि हमारे लिए भी कुछ है, वरना सर मम्मी तो घर पे आती थी, छोटे वाले भाई को सब कुछ दे देती थी। सर आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं, हमारे लिए भी कुछ है। फ्री कंसल्ट, फ्री कंसल्ट का मतलब क्या है भैया, जो आप कंसल्ट दे रहे हो ना वो फ्री होनी चाहिए। फ्री किस चीज से होनी चाहिए, किसी भी तरह का उस पर कोई फोर्स ना हो, किसी भी तरह का उस पर इन्फ्लुएंस ना हो, वो फ्रॉड के जरिए ना ली गई हो, या चीजों को ऊपर नीचे करके ना ली गई हो। ठीक है, तो कंसंट मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। कोवर्जन और अंडू इन्फ्लुएंस मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला ला करके ऐसे ऐसे 315 लगा दिया और आपसे आपको कुछ मांग लिया। ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपका जो टीचर है चांद बहुत खड़ूस है, बड़ा बेकार आदमी है, बिल्कुल नीच आदमी है। उसने कहा सैफ तुम्हारा पेन ही अच्छा लग रहा है बेटा, कितने का लाए हो? मैंने कहा सर 7,500 का था। 700 रुपये ठीक है ना इसके लिए, लो 700 रुपये पेन दे दो मुझे। सर 7,500 का था, दे दिए ना बेटा, काफी है, रख लो। अब आप सोचेंगे बोले भैया अगर मैं इससे कुछ बोलता हूँ अटेंडेंस मेरी काट लेगा, अच्छी कॉपी लिख करके आऊँगा फिर भी जो है पेपर में नंबर नहीं देगा, इसके अलावा परेशान अलग करेगा, टॉर्चर करेगा। तो वो सब क्या है, एक इन्फ्लुएंस है ना, वो टीचर है, आपसे ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए आपके ऊपर हक जमा रहा है, इसलिए आपके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो वो जो हरकतें कर रहा है या फिर ये जो कर रहा है, वो जो इन्फ्लुएंस अपना दिखा रहा है आपके ऊपर, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपका टीचर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोर्ट में जाओ उसे सबक सिखा दो, अपने टीचर के साथ वैसे करना मत, टीचर की इज्जत करनी चाहिए हमेशा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, आप टीचर की जगह यहाँ बॉस को भी रख सकते हैं। इफ कंसेंट नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। अच्छा इसमें मैं आपको ना याद दिलाना, मुझको वैसे याद रहेगा मुझे, वाइड, वाइडेबल और वैलिड, इन तीनों के बिटवीन डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बाद में भूल गया। आप कहोगे सर भूल जाते हो फिर कहते हो समझाऊंगा। वाइड का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से हुआ ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं है, वो खत्म है, वो मतलब कभी शुरू ही नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा है वाइडेबल, यहाँ था ना कहीं वाइडेबल, हाँ ये रहा वाइडेबल। वाइडेबल का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट है तो, लेकिन एक पार्टी उनमें से कोई भी जा करके कोर्ट में ये कहे कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, तो कोर्ट उसको वाइड करार देगी, तो वो वाइडेबल है, मतलब कि उसको वाइड किया जा सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म तो नहीं है लेकिन उसको खत्म कराया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है वैलिड। वैलिड का मतलब हाँ वो चलेगा, उस पर काम करना है आपको। ठीक है, ए फोर्स टू साइन अंडर थ्रेट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लगा करके साइन कर साइन कर। तो वो क्या है, आप जो कर रहे हैं वो लगा करके तमंचा, या फिर कुछ और भी हो सकता है। हाथ में आंसर शीट थी, कितने का है iPad? सर 34 का। ठीक है 10,000 रुपये ले ले, दे दे। अगर नहीं कर रहा तो ये तेरी अटेंडेंस है, खत्म बेटा, डिबार हो जाओगे। तो आप क्या करोगे भैया, डिबार नहीं होना सकते ना, साल भर आप थोड़ी बर्बाद करोगे एक दूसरे आदमी के चक्कर में। तो वहां क्या करोगे आप, जा करके मजबूरी में आप कहोगे यार ठीक है सर कर दीजिए, क्या कर सकते हैं। आप मजबूर हैं, अंदर से दिल रो रहा है, जो है आपका जो है मोए मोए हो गया है वहां पर, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ऐसे आदमी से जाकर के दुश्मनी थोड़ी ना लेंगे आप। लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका लॉफुल होना जरूरी है, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जैसे स्मगलिंग की इन्होंने मिसाल दी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूँ। स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग का कोई सामान आप अगर सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो पूरा वाइड होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है? इल्लीगल होना चाहिए, इमोरल होना चाहिए, फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वाइड, मतलब फ्रॉड अगर किया जा रहा है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज, पार्टीज मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म प्रॉमिस, मतलब कि जो भी पार्टी मान रही है या कर रही है उन्हें वो काम करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो उनके लिए दिक्कत की बात आएगी, और अगर उसको उससे नुकसान होता है तो उससे वो कंपनसेशन भी ले सकता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय परफॉर्मेंस एग्रीमेंट इम्पॉसिबिलिटी आर ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कहाँ होता है? ये तो आपने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो आदमी एक बात पे एग्री हुए और लॉफुल कंसिडरेशन थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, फ्री कंसेंट था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया जाए तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ हाँ इस तारीख के हम ये कर रहे हैं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है। इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करना ही, परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो गया, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, आपको 10 तारीख से पहले 100 किलो गेहूं देने थे, आपने दिए ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया ना भाई। अब आप उसको जो नुकसान हुआ है तो उसका कंपनसेशन आप देंगे, ठीक है? ए डिलीवर 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी परफॉर्मेंस डन, उसने दे दिए, बात खत्म हो गई। आगे देखिए, ब्रीच एंड रेमेडीज सेक्शन 73 और 75, हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, मेरे ख्याल से अगर ये एक दो वीडियो आप इस पे देख लेना मेरी, तो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी सेक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी पूरी तरह अच्छे से कवर हो जाएंगी, ठीक है? अगर डैमेज होता है, आपको किसी तरह का लॉस होता है, तब आप कंपनसेशन ले लेंगे लॉस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर कंप्लीशन, मतलब कि अगर परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो गया है या एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो वो सारा कोर्ट के ऑर्डर से होगा, ठीक है? इंजेक्शन प्रिवेंटिंग रॉन्गफुल एक्ट, क्वांटम मेरिट पेमेंट फॉर पार्शियल परफॉर्मेंस, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आपका जो सेक्शन 35 तक है उसको देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका ये वाला चार्ट है, इसके एक एक लफ्ज़ को आप देख लीजिए। अगर आपने इसको देख लिया है तो मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा जो ये वीडियो है आप इसको समझ गए हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भैया किसको कहते हैं, ज़रा बताइए मुझे? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि भैया जिसमें दो आदमी एक बात पर एग्री हो गए हों, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, 7 बातें याद है वो? कौन सी वाली? ये वाली? कहाँ गई? ये वाली 7 बातें, भूले तो नहीं हो ना ये वाली 7 बातें? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर तो फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑफर क्या होता है? वही ऑफर देना। एक्सेप्टेंस क्या होता है? मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस भी आप समझ चुके हो। कंसिडरेशन क्या होता है? तो वो वैल्यू जिसको एक्सचेंज किया जाता है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी आप जानते हैं अच्छे से, कैपेबल होना, दोनों पार्टियों को कैपेबल होना, साउंड माइंड होना, दोनों का मेजर होना, ठीक है? लॉ के जरिए वो डिस्क्वालीफाई ना हो, ये भी होना। फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। डीन साहब आपको कहें नहीं नहीं ये आपको देना पड़ेगा, नहीं नहीं टीचर साहब आपको कहें नहीं नहीं ये तुमको करना पड़ेगा, फ्री कंसल्ट होना जरूरी है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के फ्रॉड के जरिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए या कुछ उसने ऐसा कर दिया जो आप समझ ही नहीं पाया, आपके साथ धोखा हो गया, तो फ्री कंसल्ट आपका नहीं है, फ्री कंसल्ट का होना जरूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना हर हाल में जरूरी है। आप गांजा नहीं बेच सकते, आप कच्ची शराब नहीं बेच सकते, आप स्मगलिंग नहीं कर सकते, आप ड्रग्स नहीं कर सकते, ये सारे काम आप इनमें से कोई से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इफ एनी एलिमेंट मिसिंग नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से अगर कोई भी चीज जो है अगर आपकी रह रही है या खराब हो रही है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
किसी भी हाल में नहीं होगा। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड लीगल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, इसी के ज़रिए सारे काम होते हैं। मेरे ख़्याल से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपका रह रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको पहले भी बताया, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। सैफ अली जामियन के नाम से मेरी आईडी है, सैफ अली जामियन। राइटिंग थोड़ी-सी खराब है, फिर से लिख देता हूँ ना। आप कहोगे सर इतना बोलते हो, खुद की राइटिंग कभी अच्छी कर ही नहीं पाए, क्या करूँ बेटा? कर ही नहीं पाता हूँ। कभी टाइम ही नहीं मिला राइटिंग सही करने का। सैफ अली जामियन, इस नाम से है मेरी आईडी, आप जाइए इसको और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और जो भी क्वेरी होगी, मैं उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? वीडियो ऑलरेडी ठीक-ठाक लंबी हो गई है, तो जो सेक्शन वाला है ना, इसके जस्ट बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरी सेक्शन वाली वीडियो मिल जाएगी। 1 से लेकर के जो आपके 35 तक सेक्शन है, सेक्शन वाइज़ पढ़ाऊँगा, सब में एग्ज़ाम्पल दूँगा, सब में इलस्ट्रेशन दूँगा और अगर कोई एक आध केस लॉ अच्छा हुआ, वैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो केस लॉ नहीं आते, एलएलएम वाले में आते हैं, एलएलबी और बीएलएलबी को कभी केस लॉ नहीं आते। एक आध कोई केशवानंद भारती टाइप का कोई केस आ गया तो अलग बात है, आमतौर पे केस नहीं आते हैं। तो मैं केस लॉ आपको पढ़ाऊँगा नहीं, तो 2, 4, 5 केस लॉ जो ज़रूरी हैं, वो आपको मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कैसा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉन्टैक्ट कीजिए आप, ठीक है? आपका एयू का हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो आपका जामिया का हो, एएमयू का हो, किसी का भी हो, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है? ये हमारा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत मिनिमम फ़ीस के साथ, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।